नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों की नाव पलटी, राहत बचाव तेज, दूतावास ने संभाला मोर्चा। दतिया उपचुनाव से पहले बीजेपी में बगावत, 12 घंटे हाईवे जाम, पुलिस पर हुआ पथराव। 25 साल पुराना मफलर पहन भावुक हुए पीएम मोदी, न्यूजीलैंड में सुनाया यादगार किस्सा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जांच हुई तेज, 50 से ज्यादा लोगों को नोटिस, 8 आरोपी भी हुए गिरफ्तार। श्रद्धा हत्याकांड में बड़ा अपडेट, आफ्ताब की परीक्षा के चलते टली सुनवाई, 21 जुलाई से होगी सुनवाई। वियतनाम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फुकोक द्वीप के पास कई भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक टूरिस्ट नाव अचानक पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया है। लापता लोगों की तलाश भी जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही वियतनाम में भारतीय दूतावास सक्रिय हो गया और दूतावास ने स्थानीय प्रशासन के साथ संबंध स्थापित कर हालात पर नजर रखी हुई है। प्रभावित परिवारों की मदद के लिए ची मिन्ह सिटी और हनोई में कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं तथा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि हादसे से जुड़ी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की दातिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले बीजेपी में अंदरूनी बगावत खुलकर सामने आ गई है। पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज समर्थकों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। कई कार्यकर्ता कार्यालय की छत पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। विरोध इतना बढ़ा कि करीब 3000 प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर लगभग 12 घंटे तक चक्का जाम किया। पुलिस के रास्ता खुलवाने पर पथराव भी हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। फिलहाल पुलिस ने हाईवे खाली कराकर स्थिति नियंत्रण में होने का दावा भी किया है। बता दें कि दतिया सीट पर उपचुनाव कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के बाद हो रहा है और इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी। बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित भी नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने न्यूजीलैंड दौरे के दौरान ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भावुक पल भी साझा किए। पीएम मोदी ने बताया कि करीब 25 से 30 साल पहले जब वे किसी सरकारी पद पर नहीं थे, तब न्यूजीलैंड की यात्रा के दौरान एक स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें मफलर, टोपी और दस्ताने भी भेंट किए थे। उन्होंने कहा कि वही मफलर आज भी उनके पास सुरक्षित है और इस कार्यक्रम में भी उन्होंने वही मफलर पहन रखा है। पीएम ने कहा, जैसे उन्होंने उस मफलर को संभाल कर रखा है, वैसे ही न्यूजीलैंड में बसे भारतीयों का प्यार भी हमेशा अपने दिल में संजो कर रखा है। सुनिए उनका पूरा बयान। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहां न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक, ये मफलर, एक कैप और एक दस्ताना, क्योंकि ठंड का मौसम था। और उसमें से एक चीज मैं अभी
यहां इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं। ये मफलर जो आप देख रहे हैं, ये 25-30 साल पहले मुझे न्यूजीलैंड के एक साथी ने दिया था। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है। अब इस मामले में बड़ा प्रशासनिक बदलाव भी किया जा रहा है। जांच एजेंसियों ने आरोपी के 20 करीबी लोगों के अयोध्या छोड़ने पर रोक लगा दी है, जबकि 50 से अधिक लोगों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस कॉल डिटेल, बैंक लेन देन और अन्य सबूतों का मिलान कर पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। इधर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर की व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। इसके लिए 3 सदस्यीय चयन समिति भी बनाई गई है और अगले ट्रस्ट बैठक में नामों पर फैसला भी हो सकता है। साथ ही चढ़ावा गिनने की व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब दान की गिनती केवल एक ही शिफ्ट में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि चोरी कैश हैंडलिंग और गिनती के दौरान हुई थी। इस मामले में अब तक 8 आरोपी को गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आगे भी कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 663 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। गुरुग्राम की एक हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। जांच के दौरान 55 लाख रुपए नकद, करोड़ों रुपए का सोना चांदी, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी बरामद हुए हैं। ईडी का आरोप है कि सोसाइटी के सदस्यों से अवैध तरीके से करोड़ों रुपए वसूले गए और धन को अलग अलग कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। फिलहाल मामले की जांच भी जारी है। गुजरात के राजकोट सिविल अस्पताल से स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और उनका कहना है कि ड्यूटी के समय डॉक्टर मौजूद नहीं रहते, जिससे मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। आरोप है कि डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की गैर मौजूदगी में परिजनों को मरीज की पट्टियां तक खुद खोलनी पड़ रही है। इलाज में देरी से नाराज लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया और स्वास्थ्य विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग भी की है। फिलहाल इस पूरे मामले पर राजकोट सिविल अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। गुजरात के सूरत में किसानों के लिए सब्सिडी पर मिलने वाली नीम कोटेड यूरिया के कथित दुरुपयोग का बड़ा मामला सामने आया है। कृषि विभाग की कार्रवाई में उधना स्थित आर्यन इंटरनेशनल फैक्ट्री से 405 बोरी सरकारी यूरिया बरामद की गई है और जांच में सामने आया है कि खेती के लिए मिलने वाले इस यूरिया का इस्तेमाल औद्योगिक इकाई में किया जा रहा था। अधिकारियों के मुताबिक फर्जी बिल और फर्जी फॉर्मों के जरिए सरकारी सब्सिडी वाले यूरिया को फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जा रहा था। इस मामले में आर्यन इंटरनेशनल, कथित श्री श्याम ट्रेडर्स और दिल्ली की एक कंपनी समेत कई जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस और कृषि विभाग अब पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा भूस्खलन हुआ है। सिरोह बगड़ लैंडस्लाइड जोन में पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा, जिससे बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह बंद हो गया और करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बताया जा रहा है कि यह लैंडस्लाइड जोन 1960 से लगातार सक्रिय है, लेकिन आज तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो सका। ताजा भूस्खलन के बाद सैकड़ों यात्री रास्ते में फंस गए, जबकि प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील कर रही है। फिलहाल मलबा हटाने का काम भी जारी है, लेकिन लगातार पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण राहत कार्य प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से बिना जरूरी वजह इस मार्ग पर यात्रा न करने और मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील की है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में 7 साल की मासूम बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।
बच्ची शुक्रवार शाम से लापता थी और परिजन उसकी तलाश में जुटे थे। देर रात उसका शव मॉल के बेसमेंट 2 से बरामद हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और घटनास्थल से अहम साक्ष्य भी जुटाए गए। परिजनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर 2 संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। आज 11/7/2026 को रात्रि करीब 1 बजे के आसपास थाना नंदराम पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक 7 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ है एक अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल में, राजनगर एक्सटेंशन में। इस सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना नंदराम की पुलिस टीम यहां पर पहुंची है। सारे उच्च अधिकारीगणों द्वारा इस घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। एफएसएल की टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। परिवारजनों से तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। दिल्ली के बहुचर्चित श्रद्धा वालकर हत्याकांड में एक बार फिर बड़ा अपडेट सामने आया है। हत्या के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला की एमए सोशियोलॉजी की अंतिम परीक्षा के चलते अदालत ने 20 जुलाई की सुनवाई 1 दिन के लिए टाल दी है। आफ्ताब ने कोर्ट को बताया कि उसी दिन दोपहर 2 से 5 बजे तक तिहाड़ जेल में बने परीक्षा केंद्र पर उसका आखिरी पेपर है। अदालत ने अर्जी स्वीकार करते हुए अब मामले की सुनवाई 21 जुलाई से शुरू करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि साल 2022 में सामने आए इस सनसनीखेज मामले में आफ्ताब पर अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या कर शव के कई टुकड़े कर अलग अलग जगह फेंकने का आरोप है। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है और एक अंडर ट्रायल कैदी होने के नाते जेल में रहते हुए इग्नू से एमए की पढ़ाई कर रहा है। इस केस में अभी भी कई गवाहों की गवाही बाकी है और 21 जुलाई से अदालत में आगे की सुनवाई भी जारी रहेगी। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।